शीर्षक एक प्याला चाय। मैं तब पटना में था। न जाने पिता के मन में क्या आया, एक दिन बोले, नहीं अब बिहार में और नहीं रहूंगा, पेंशन लेकर देश चला जाऊंगा। मैंने कहा, थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। तब तक मेरी एमए की परीक्षा भी हो जाएगी। उसके बाद बीएल के लिए कलकत्ता जाना देखा जाएगा। पिता बोले, नहीं नहीं, मन बिल्कुल उठ गया है। नहीं तो इतने वर्षों की बसी हुई जगह यूं ही छोड़ने को जी ना चाहता। इस बांकीपुर में तो कहो 3 पीढ़ियां काट दी। इतने दिन कुछ नहीं लगा, पर अब नहीं, यहां का घर उठाकर देश ही जाऊंगा। पिता की जिद देखकर मैं चुप रह गया। यहां हमारा थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरे पितामह नीलकमल चट्टोपाध्याय सबसे पहले इसी बांकीपुर आकर वकालत करने लगे थे। वो गदर से भी पहले की बात है। सुना है दादाजी अगर 1 रुपया कमाते तो 3 रुपये उड़ाते। उन दिनों बिहार में बंगालियों में उनसे बड़ा बाबू कोई न था। उनसे बड़ा खाने वाला और खिलाने वाला भी कोई न था। बिहारी एक स्वर में कहते, अरे बाबू तो नीलकमल बाबू हैं, बाकी सब बाबूए। उसी नीलकमल चट्टोपाध्याय के पुत्र मेरे पिता श्री सर्वेश्वर चट्टोपाध्याय। दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि पिता वकील बने, पर पिता को इसमें तनिक भी रुचि न थी। उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में वे दक्ष थे। सच तो ये है, यदि वकालत करते तो खूब धन कमा सकते थे। जब दादाजी ने देखा कि वकालत के प्रति उनका मन बिल्कुल नहीं, तब उन्हें कलेक्टरी में पेशकार की नौकरी दिलवा दी और उसी वर्ष उत्तरपाड़ा के बाड़ुज्जों के घर पिता का विवाह करा दिया। उस विवाह में ऐसा ठाठ हुआ कि उत्तरपाड़ा और बांकीपुर दोनों जगह धूम मच गई। इतनी बाबूगिरी, इतनी अमीरी का जो अंजाम होता है वही हुआ। जब पितामह गंगा लाभ कर गए तब पिता ने हिसाब किया, कर्ज था 38,000 रुपए। पर सोचने का समय कहाँ था। पितामह का नाम यश इतना बड़ा, श्राद्ध तो साधारण ढंग से हो ही नहीं सकता था। पिता ने निश्चय किया, जो 52 वो 53, जो 38 वो 48। 10,000 और उधार लेकर उन्होंने अंतिम संस्कार बड़े वैभव से किया। पटना में लोग बोले, सरबेशर बाप का बेटा है। उस समय पेशकारी की नौकरी में अच्छी आमदनी होते हुए भी नीलकमल चट्टोपाध्याय का ठाठ बनाए रखना और ऊपर से सूद समेत 48,000 रुपये चुकाना पिता जैसे व्यक्ति के लिए असंभव था। तब उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। बांकीपुर और दारागंज में दादाजी के बनाए कई मकान बेच डाले। फिर भी कर्ज पूरा ना हुआ तो पटना के बाहर की 40 बीघा फलदार बगिया मिट्टी के दाम बेच दी। अंत में बचा बांकीपुर का हमारा घर और पिता की नौकरी। कोई और होता तो इस उलटफेर को सह ना पाता, इतनी प्रतिष्ठा की जगह छोड़ देता। पर मेरे पिता सचमुच देव प्रकृति के मनुष्य थे। भाग्य का ये फेर उन्हें विचलित ना कर सका। हंसते चेहरे, झुके मस्तक से उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। ये सब मेरे जन्म से पहले की बातें हैं। जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष पिता की तरक्की भी हुई। वे पटना कलेक्ट्री में नायब नाजिर बने। तब से उनकी आमदनी कुछ बढ़ी, पर जीवन शैली न बदली। साधारण गृहस्थ की तरह ही घर चलता रहा। मैं उनका एकमात्र पुत्र, माता पिता के स्नेह का निर्विवाद अधिकारी। पटना कॉलेजिएट स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। वहीं से मैंने प्रवेशिका परीक्षा विशेष सम्मान के साथ पास की। बहुतों ने पिता से कहा कि मुझे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज भेजें, पर वंश का दुलारा इकलौता बेटा विदेश भेजने को माता पिता का मन न हुआ। मैं पटना कॉलेज में ही दाखिल हो गया। मैं नहीं बता सकता उन दिनों मेरे विवाह के कितने ही प्रस्ताव आए थे, लेकिन पिता ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, यह बात मैं एक दिन उनके कहे एक वाक्य से समझ गया। एक दिन उन्होंने माँ से कहा था, देखो गिन्नी, मैं जो कहता हूं कि पढ़ाई पूरी होने से पहले विवाह नहीं करूंगा, यह मेरे मन की असली बात नहीं है। असल बात क्या है जानती हो? नीलकमल चट्टोपाध्याय के पोते का विवाह इस बांकीपुर में रहते हुए कर देना मेरे लिए असंभव है। उसी दिन मैं समझ गया, उस शांत गंभीर हृदय के भीतर अतीत के गौरव की, अतीत की समृद्धि की कितनी गहरी, कितनी जलती हुई स्मृतियां यह ब्राह्मण पुत्र चुपचाप संजोए हुए है। और मैं क्या कभी उस ज्वाला को शांत कर पाऊंगा? क्या कभी मैं यह सिद्ध कर पाऊंगा कि मैं स्वर्गीय नीलकमल चट्टोपाध्याय का योग्य पोता हूं? समय आने पर मैंने एलए और बीए की परीक्षाएं विशेष सम्मान के साथ उत्तीर्ण की। बीए का परिणाम निकलते ही पिताजी ने सरकारी सेवा से अवकाश ले लिया और देश लौटने की तैयारी करने लगे। मैंने बहुत आग्रह किया, 1 वर्ष और रुक जाइए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 2 पीढ़ियों से बसे घर को समेट लेने और बिहार से संबंध पूरी तरह तोड़ देने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। यदि मैं वकील बनकर बांकीपुर में रहता तो बहुत कम समय में बहुत आसानी से अपना काम जमा सकता था। ये बात भी उन्होंने नहीं सोची। हमारा पैतृक निवास 24 परगना के अंतर्गत पानीहाटी में था। वहां हमारी एक छोटी सी 2 मंजिला कोठी थी। बहुत दिनों की उपेक्षा के कारण वो रहने योग्य नहीं रही थी। पिता ने
अपने एक संबंधी को उस घर की मरम्मत का दायित्व सौंपा। घर की मरम्मत हुई, पिछवाड़े के तालाब की कीचड़ निकाली गई, जंगल साफ किया गया, चारों ओर नई दीवार बनी। इस काम में पिता की 3,000 रुपए से अधिक खर्च हो गए। इसी बीच उनकी पेंशन स्वीकृत हो गई और मेरे विशेष आग्रह पर बांकीपुर का घर बेचा नहीं गया, उसे एक सज्जन को किराए पर दे दिया गया। लगभग 70 वर्षों बाद बांकीपुर की भूमि में नीलकमल चट्टोपाध्याय का नाम विसर्जित कर मेरे पिता श्रीमान सर्वेश्वर चट्टोपाध्याय महाशय अपने एकमात्र पुत्र मैं श्री गोपेश्वर चट्टोपाध्याय बीए को साथ लेकर पानीहाटी लौट आए। मैंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में एमए के लिए प्रवेश लिया। सेकेंड क्लास का मासिक पास बनवा कर मैं प्रतिदिन कलकत्ता जाता, कॉलेज करता और समय पर पानीहाटी लौट आता। मैं तब भी अविवाहित था और उसी समय मैं एक ऐसे भंवर में फंसा जिसकी कथा कहने के लिए मैंने ये सब कहना आवश्यक समझा। इसीलिए अपनी बात के आरंभ में मैंने कहा था, मैं पटना में अच्छा था। यहां एक बात कहना पड़ती है, अपने मुख से ये बात कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इस समय इसे कहने के लिए कोई और उपस्थित नहीं तो विवश होकर मुझे ही कहना पड़ रहा है। सब कहते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैं सुडौल हूं। मेरा गोरा रंग, मेरे शरीर की बनावट, कोई भी देखेगा तो कहेगा ये एक सुडौल पुरुष है। उसके ऊपर मैं माता पिता का एकमात्र पुत्र हूं। उनका सारा स्नेह, सारी ममता, सारी चिंता, सारी आशाएं केवल मुझ पर केंद्रित थी। पिता की स्थिति भले ही अपने पिता जैसी ना रही हो, फिर भी अन्य लोगों की तुलना में उन्हें संपन्न ही कहना होगा। मासिक 80 रुपए की पेंशन, 30,000 रुपए के कंपनी के कागज, उसके अलावा बिहार प्रांत के 3-4 लाभदायक व्यापारों में हिस्सेदारी। तो फिर कहिए स्थिति बुरी ही क्या थी। पालन पोषण के नाम पर माँ, पिता और उनका इकलौता रत्न मैं। इसलिए ये कहना अनावश्यक है कि मुझे अत्यंत स्नेह और देखभाल में पाला गया। अब बीए पास कर चुका हूं, उम्र भी हो गई है और यदि ईश्वर कृपा करें तो कुछ ही दिनों में मैं भी 10 लोगों में एक गिना जाऊंगा। लेकिन ये कहते हुए लज्जा होती है, मैं आज भी अपनी माँ के लिए खोखा ही हूं। वो आज भी मुझे खोखा कहकर ही बुलाती हैं और मेरे साथ खोखा जैसा ही व्यवहार करती हैं। आज भी यदि मैं ढंग से भोजन ना करूं तो वो स्वयं भात मलने बैठ जाती हैं और मेरे मुंह में कौर उठाकर देने को बढ़ जाती हैं। वो यदि कपड़े ना सहेजें तो मुझसे अच्छे से पहनना नहीं होता। वो यदि सिर में तेल न लगाएं तो मैं यूं ही सूखे बालों के साथ स्नान करने चला जाता हूं। भूख लगने पर आज भी खोखा की तरह नाक सिकोड़कर रोने लगता हूं। रात में यदि माँ मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे शरीर पर हाथ न फेरें तो मुझे नींद नहीं आती। और कितना कहूं, इतना ही पर्याप्त है ये समझने के लिए कि मैं सचमुच माता पिता के आदरों में पला हुआ खोखा हूं। इसी अवस्था में मैं देश लौटा। मैं पानीहाटी के घर में रहता हूं। सेकंड क्लास डेली पैसेंजर से रोज कलकत्ता आता हूं। एमए की कक्षा में उपस्थित होता हूं। फिर सहपाठियों में जिनसे कुछ घनिष्ठता हो गई है, कभी उनके घर चला जाता हूं। कभी टोली बनाकर शिवपुर गार्डन, अलीपुर गार्डन, म्यूजियम घुमाता हूं। कभी मौलिक लेख लिखने के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी की पुरानी पुस्तकों का अध्ययन कर नोट्स इकट्ठा करता हूं। मेरे सहपाठियों में जिनसे मेरी सबसे अधिक घनिष्ठता हुई, उनमें सबसे प्रमुख था योगेंद्र। योगेंद्र का पूरा नाम था मिस्टर डैनियल योगेंद्रनाथ भट्टाचार्य। वो नवधर्मांतरित नहीं था, 2 पीढ़ियों से ईसाई था, लेकिन उसे देखकर कोई उसे ईसाई समझ नहीं सकता था। वो न हैट कोट पहनता, न दिन में 3 बार साबुन रगड़कर रंग फीका करता, न बालों को रूखा बनाता। वो भी हमारी ही तरह काली फिता बॉर्डर की धोती, पंजाबी और गले में ओढ़नी डालकर कॉलेज आता। मैंने कभी उसके मुंह से यीशु मसीह का नाम नहीं सुना, न कभी उसे धर्मांधता करते देखा। उसकी बातें अत्यंत मधुर थीं, उसका व्यवहार अत्यंत मनोहर। अंग्रेजी भाषा पर उसका अधिकार असाधारण था, इसीलिए ईसाई होते हुए भी उससे मेरी विशेष मित्रता हो गई। इतने वर्षों तक पटना में रहा। वहां जितने बंगाली छात्र थे वे सब लगभग आपस में ही सिमटे रहते थे। मेरे मित्र थे हरिहर प्रसाद, प्रयाग नारायण, राम सहाय आदि। बचपन से बिहारियों के बीच रहकर मैं लगभग पूरी तरह बिहारी स्वभाव का हो गया था। इसलिए कलकत्ता आकर प्रारंभ में बंगाली छात्रों से घुलना मिलना मेरे लिए कठिन था। उसी समय योगेंद्र ही पहला था जो स्वयं आगे बढ़कर मुझसे परिचित हुआ और कुछ ही दिनों में वह परिचय मित्रता में बदल गया। कलकत्ता आने के बाद कॉलेज की छुट्टी होने पर प्रारंभ में इधर उधर भटकता रहता था। फिर वैसे घूमना अच्छा लगना बंद हो गया, लेकिन 2:30 बजे की ट्रेन पकड़कर पानीहाटी के जंगलों में लौट जाना भी मन को नहीं भाता था।
इसी अवस्था में मुझे एक अड्डे की आवश्यकता हुई। कहने की जरूरत नहीं, योगेंद्र ही मेरा अड्डाधारी बना। कॉलेज से निकलकर उसके घर चला जाता, शाम 5 बजे तक वहीं रहता, फिर अपने घर लौट आता। हल्का शांत संगीत, आना जाना, मिलना बैठना, इन्हीं में घनिष्ठता बढ़ती है। 2-4 दिनों तक योगेंद्र के पढ़ने के कमरे में हम दोनों बैठकर गपशप करते और पढ़ाई पर चर्चा करते। फिर धीरे धीरे योगेंद्र की माता भी वहीं आकर बैठने लगीं। वो एक शिक्षित महिला थीं, हमारी बातचीत में रुचि लेने लगीं और उसमें भाग भी लेने लगीं। पहले 2-1 दिन मुझे कुछ संकोच हुआ, थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन योगेंद्र की माता के व्यवहार में ऐसी सहजता थी कि मेरा संकोच धीरे धीरे दूर होने लगा। ऐसे ही एक दिन दोपहर लगभग 3 बजे मैं योगेंद्र के साथ उसके घर पहुंचा। उसके पढ़ने के कमरे में उसकी माता के पास एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते ही योगेंद्र मुस्कुराकर बोला, अरे सुरो, कोई खबर भी नहीं दी, तुम कब आई? युवती बोली, क्यों? मैंने तो पिताजी को चिट्ठी लिखी थी कि आज दार्जिलिंग मेल से आऊंगी। योगेंद्र बोला, सच? मुझे तो पता ही नहीं चला। इतना कहकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं बरामदे में खड़ा था, अंदर नहीं आया था। वो तुरंत बाहर आया और बोला, अच्छा, इसे देखकर तुम शायद अंदर नहीं आ रहे। ये मेरी बहन है, सुरबाला। आओ परिचय करा दूं। इतना कहकर योगेंद्र मुझे कमरे के भीतर ले गया। एक अपरिचित युवक को देखकर युवती खड़ी हो गई। योगेंद्र ने अपनी बहन की ओर देखकर कहा, ये मेरे मित्र हैं, मेरे क्लास फेलो मिस्टर गोपेश्वर चटर्जी। फिर मेरी ओर देखकर बोला, और ये मेरी बहन मिस सूरबाला भट्टाचार्य। मिस भट्टाचार्य ने मुझे नमस्कार किया, मैंने भी नमस्कार किया। लेकिन सच कहूं, मुझे तो डर ही लग गया था। यदि मिस भट्टाचार्य मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ जाती तो शायद मैं वहीं ढेर हो जाता। इतना बड़ा हो गया हूं, बीए पास कर चुका हूं, लेकिन किसी अपरिचित युवती से हाथ मिलाना तो दूर, मैंने कभी ढंग से बातचीत तक नहीं की। पाटना में रहते हुए ऐसे अनुभव का कोई अवसर ही नहीं मिला और ना ही कभी उस ओर मन गया। मेरे लिए ये सब एकदम नई अग्नि परीक्षा जैसा था। परिचय हो चुका था, मैं समझ गया ये मेरे मित्र योगेंद्र की अविवाहित बहन है। फिर योगेंद्र स्वयं ही बताने लगा। उसकी बहन कसियांग में एक विद्यालय में पढ़ती थी, पिता हर महीने खर्च भेजते थे। अब वहां की पढ़ाई समाप्त कर वो कलकत्ता आई है। अब आगे क्या करना है ये तय किया जाएगा। ये सब बातें कही जा चुकी, मैं चुपचाप सुनता रहा। ऐसी बातों में मैं भला क्या बोलता। लेकिन जब योगेंद्र चुप हुआ तो प्रश्न उठा, अब बोले कौन? अपरिचित युवती के सामने मैं, श्री गोपेश्वर चटर्जी, बीए पाटना कॉलेज से लौटे छात्र, एकदम छोटा, निरर्थक सा हो गया। शायद जीवन में मैं कभी इतनी असहज स्थिति में नहीं पड़ा था। मेरी दशा देखकर ही युवती उठकर चली गई। तभी मानो मेरे शरीर में प्राण लौटे। मैं थोड़ा हिला, सीधा बैठा। उस दिन मैं ज्यादा देर योगेंद्र के घर नहीं रुका, कोई बहाना बनाकर जल्द ही निकल आया। सीधे सियालदा स्टेशन गया और ट्रेन में जा बैठा। अब असल बात कहता हूं, योगेंद्र की बहन को सिर्फ कुछ ही क्षण देखा था और उसी थोड़े से देखने में मेरे भीतर जाने क्या कुछ जाग उठा था। ऐसी इतनी सुंदर, ऐसी कोमल 16 वर्षीया मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने तो अपने जैसे घरों की लड़कियां देखी थीं, सब एक सी साधारण, हमारी रोजमर्रा की दुनिया जैसी। उनमें कुछ असाधारण नहीं, कुछ अलग नहीं, लेकिन ये युवती वैसी नहीं थी। ना उसमें संकोच का बनाव था, ना निर्लजता। एक स्वाभाविक कोमलता, चेहरे पर जैसे बुद्धि की हल्की सी आभा, चाल ढाल में सभ्यता, स्वच्छता, संतुलन, कोई बनावटी हाव भाव नहीं। संक्षेप में कहूं तो मैं एक बिल्कुल नए भाव के साथ उस दिन योगेंद्र के घर से बाहर निकला था। ट्रेन में बैठकर मैं बहुत देर तक सोचता रहा और सोचते सोचते मैंने निश्चय कर लिया, अब योगेंद्र के घर नहीं जाऊंगा। वे लोग ईसाई हैं, वहां अंतःपुर नहीं है। वहां जाने का अर्थ है उसकी बहन से मिलना, बात करना। पहली ही भेंट में जो परिवर्तन भीतर हुआ है, यदि बार बार जाने लगा तो वह किस दिशा में जाएगा कौन जानता है। मेरे भीतर से किसी ने जैसे कहा, सावधान रहना ही अच्छा है, और उसी क्षण मैंने निश्चय किया, अब उधर नहीं जाऊंगा। अगले दिन समय पर कॉलेज गया। क्लास खत्म होते ही मैं योगेंद्र से पहले बाहर निकल आया। प्रेसिडेंसी कॉलेज के फाटक के सामने फुटपाथ पर पहुंचा ही था कि मेरे कदम धीमे पड़ गए। मुझे लगा, इतने दिनों की आदत को अचानक तोड़ देना, योगेंद्र से दूर हो जाना ठीक नहीं होगा। घर जाना अनुचित है, ये बात तब भी मन में थी, लेकिन इस तरह अचानक सब बंद कर देना अच्छा नहीं लगा। उसी समय योगेंद्र भी आ पहुंचा। एक क्षण को सोचा, कह दूं घर में जरूरी काम है, आज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों शब्द गले में अटक गए।
योगेंद्र बोला, चलो खड़े क्यों हो? और मैं कुछ भी नहीं कह पाया। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। बरामदे में कदम रखते ही उसकी बहन सामने आई, मुस्कराकर मुझे नमस्कार किया और भीतर जाते जाते बोली, गोपी बाबू, कल मैं चाय बनाने उठी थी, थोड़ी देर बाद लौटी तो देखा आप जा चुके थे। आज बिना चाय पिए आप जा नहीं पाएंगे। जिस ढंग से, जिस मिठास से उसने ये शब्द कहे, मैं हाँ भी नहीं कह पाया, ना भी नहीं। लेकिन मेरे भीतर कुछ गड़बड़ सी होने लगी। मैं नीलकमल चट्टोपाध्याय का पौत्र, सर्वेश्वर चट्टोपाध्याय का पुत्र, पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्मा, गले में यज्ञोपवीत, आज भी संध्या किए बिना जल ग्रहण नहीं करता। मेरे माता पिता की धर्मनिष्ठा, मैं उनका एकमात्र पुत्र। शास्त्र कहता है, मैं ही उन्हें पुन्नाम नर्क से उद्धार करूंगा, और मैं एक ईसाई के घर चाय पीऊं। एक क्षण को सोचा कोई बहाना बनाकर अभी निकल जाऊं, लेकिन अगले ही क्षण सुरबाला के चेहरे की ओर देखा और वो बात कह नहीं पाया। सच में उस समय मेरे भीतर सुमति और कुमति का भयंकर द्वंद्व छड़ गया। एक और सुमति बोली, ब्राह्मण धर्म की दुहाई, इस स्वेच्छाचार के मार्ग पर मत बढ़ो। दूसरी ओर कुमति कहने लगी, एक प्याला चाय में दोषी क्या है? कितने बड़े बड़े ब्राह्मण रसोइयों के हाथ की चाय पीते हैं, और तुम तो अंग्रेजी पढ़े कॉलेज के छात्र हो। और फिर अगर मना करोगे तो सुरबाला को दुख पहुंचेगा। पता नहीं क्यों कुमति की यही अंतिम बात मेरे मन को सबसे अधिक उचित लगी। सच ही तो है, एक प्याला चाय ही तो है, कोई अपराध तो नहीं, उसमें भला दोषी क्या है? मुझे चुप देखकर सुरबाला ने पूछा, गोपी बाबू ही क्या सोच रहे हैं आप? इस प्रश्न के उत्तर में मैं सत्य नहीं कह सका। आप सब मुझे क्षमा करेंगे। ईसाई के हाथ की बनी चाय पीने को मेरा ब्राह्मण्य देव कुंठित, क्षुब्ध अवश्य हुआ था, लेकिन कपट करने में, झूठ बोलने में उसे कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि समय असमय ऐसे भाव छिकाना अब आदत बन चुका है। इतनी आदत कि अब वो दोष भी नहीं लगता। मैंने सहजता से कह दिया, नहीं कुछ नहीं सोच रहा, आज की धूप बहुत लग गई है। ये सुनते ही सुरबाला तुरंत उठ खड़ी हुई, बोली, धूप में जल मरेंगे फिर भी आप कॉलेज के लड़के छाता नहीं लेते। आप बैठिए, मैं ओडी कोलोन ले आती हूँ, अभी से ठंडा हो जाएगा। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। देखिए, ये रहा दूसरा संकट। झूठ बोलना इतना भी सरल नहीं। मेरे अभी अभी बोले झूठ का पुरस्कार, मेरे ठंडे सिर पर ओडी कोलोन की वर्षा और एक असंबद्ध युवती मेरी सेवा में नियुक्त। पर उपाय भी क्या था? झूठ का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। क्षण भर में उस युवती के मुलायम हाथों से मेरे सिर पर सुगंधित ओडी कोलोन गिरा, रेशमी रुमाल से हवा की गई, मेरे मस्तक पर सुगंध का पंखा चला। हाँ, यही था मेरे झूठ का दंड। फिर सुरबाला बोली, चाय बन गई है, अभी लाती हूँ, थोड़ी चाय पी लेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। 10 मिनट बाद चाय आ गई। कमरे में उस समय केवल मैं, योगेंद्र और सुरबाला थे। सुरबाला ने एक प्याला चाय मेरे हाथ में दिया, तभी योगेंद्र बोल उठा, भगवान करें इस एक प्याले चाय के माध्यम से 2 हृदय एक सूत्र में बंध जाएं। उस क्षण यदि कमरे में बम भी फट जाता तो भी मैं इतना भयभीत ना होता। ये क्या कहा उसने? मैं तो इस घर हृदय बांधने नहीं आया था। क्या योगेंद्र मुझे माता पिता की गोद से छीन लेने के लिए अपनी युवती बहन को यहां ले आया है? मैं माता पिता का एकमात्र पुत्र हूं, मैं उनका एकमात्र सहारा हूं। क्या किसी युवती के रूप जाल में पड़कर मैं अपना जात धर्म नष्ट करूं? क्या मैं अपने माता पिता के हृदय में वज्राघात करूं? क्या एक प्याले चाय के बदले में अपना सर्वस्व त्याग दूं? नहीं, ये कभी नहीं होगा। मेरे अनजाने मेरे हाथ से चाय का प्याला गिर पड़ा। मैं तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले ही दिन मैंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ट्रांसफर ले लिया और रिपन कॉलेज में भर्ती हो गया। इसीलिए तो मैंने आरंभ में कहा था, मैं पाटना में बहुत अच्छा था। वहां तो कभी किसी ने एक प्याला चाय देकर मेरा सर्वनाश करने का प्रयास नहीं किया। खैर, एक प्याले चाय के माध्यम से यदि मेरा ग्रह कट गया तो यही मेरा परम लाभ है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।